हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अब तक आपको मौर्य साम्राज्य के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की। हम आपको मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी देंगे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इनमें उत्तर में शुंग, कर्ण, कुषाण और शक प्रमुख थे, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत में सातवाहन, इक्ष्वाकु, आभीर, वाकाटक ने प्रसिद्धि प्राप्त की। साथ ही धार्मिक परिदृश्य में शैव, वैष्णव व शाक्त जैसे ब्राह्मण संप्रदायों का उद्भव हुआ। मौर्योत्तर काल में देशी शासक और विदेशी शासक हुए। देशी शासकों में शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी या महामेघवाहन, इक्ष्वाकु, आभीर, वाकाटक इत्यादि ने प्रसिद्धि प्राप्त की। वहीं विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण इत्यादि शासकों ने प्रसिद्धि प्राप्त की। सबसे पहले हम बात करते हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग ने 185 ईसा पूर्व मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। बाणभट्ट के हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोतों में वायु पुराण, मत्स्य पुराण, बाणभट्ट का हर्षचरित, पतंजलि का महाभाष्य। आपको बता दें कि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पतंजलि के महाभाष्य में यवन आक्रमण की चर्चा की गई है। गार्गी संहिता में भी यवन आक्रमण की चर्चा की गई है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का नाटक है, जिसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है। दिव्यवदान में पुष्यमित्र को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। अयोध्या अभिलेख जो है वो धनदेव का है। इसमें पुष्यमित्र द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की चर्चा की गई है। बेस नगर का अभिलेख यवन राजदूत हेलियोडोरस का है, जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है, जिससे भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। वहीं भरहुत का अभिलेख जो है वो शुंग काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के विषय में। वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र था। यह पुष्य धर्म का पुत्र था। यह दिव्यवदान से ज्ञात होता है। अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ की पुरोहित थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। उसने बौद्ध विहारों को नष्ट किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र को ही दिया जाता है। पुष्यमित्र ने राजा बनने के बाद जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुकी थी, उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया था। साथ ही पुष्यमित्र ने अपने विजय अभियानों से सीमा का विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं विदर्भ या बरार की विजय के विषय में। विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। यज्ञसेन को शुंगों का शत्रु माना गया है। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र का पुत्र था, ने आक्रमण कर उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका व अग्निमित्र की प्रेम कथा तथा विदर्भ विजय का वृतांत भी उल्लेख है। खारवेल से युद्ध। कलिंग राजा खारवेल भी मगध साम्राज्य की अधीनता त्याग चुका था। उसने मगध पर आक्रमण करके पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। यवन आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमण हुआ, जिसका वर्णन मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। डेमेट्रियस यवन शासक पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। गार्गी संहिता से पता चलता है कि यवन साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। पुष्यमित्र के ही राजत्व काल में अग्निमित्र को विदिशा का गोप्ता यानी उपराजा बनाया गया। अग्निमित्र के बाद ज्येष्ठ वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागवत जिसने भागवत धर्म ग्रहण किया, देवभूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या करके नए वंश कर्ण वंश की स्थापना की। बात करते हैं शुंग कालीन कला के विषय में। विदिशा का गरुड़ स्तंभ, भाजा का चैत्य विहार, अजंता का नवा चैत्य मंदिर, नासिक व कार्ले का चैत्य, मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति इत्यादि शुंग कालीन कला की महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक व सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा व हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इस पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना भी इसी काल में हुई। भागवत धर्म का उदय व विकास भी शुंग काल में हुआ। स्तूप निर्माण में पाषाण का प्रयोग किया जाने लगा। शुंग राजाओं का काल वैदिक ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। अब बात करते हैं कर्ण वंश के विषय में, जिसका कालक्रम है 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व। इसके संस्थापक वसुदेव थे।
वसुदेव ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म व संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की, उसे कर्ण वंश ने जारी रखा। इस वंश में केवल 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। सुशर्मन इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी व एक नए वंश आंध्र सातवाहन की नींव डाली। करते हैं आंध्र सातवाहन वंश के विषय में। इसके संस्थापक सिमुक थे, जिसे पुराणों में शिशुक, सिंधुक या शिप्रक भी कहा जाता है। इनका शासन क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे, साथ ही इन्होंने बौद्ध व जैन विहारों को भी सहायता प्रदान की थी। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थे। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। अब बात करते हैं सातवाहन वंश की जानकारी के स्रोत के विषय में। रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख, गौतमीपुत्र शातकर्णी की नासिक से प्राप्त 2 गुहा लेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी का नासिक गुहालेख, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी का कार्ले गुहालेख और यज्ञ श्री शातकर्णी का नासिक गुहालेख जो है सातवाहन वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक बना रहा, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने की थी, जिसका कालक्रम 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व था। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे शातकर्णी प्रथम। रानी नागनिका की नानाघाट अभिलेख से प्रथम यशस्वी शासक सिमुक का पुत्र के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसने 2 अश्वमेध व 1 राजसूय यज्ञ किया तथा दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधियां धारण की। मालव शैली की गोल मुद्राएं व पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण कराई। उसके सिक्कों पर श्री 7 का उल्लेख मिलता है। यह कलिंग के राजा खारवेल का समकालीन था। इसने गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान नगर को अपनी राय बनाया। अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख शासक हाल के विषय में। हाल महानतम शासक और एक बड़ा कवि और कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना जो थी वो प्राकृतिक भाषा में की। बृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य और कातंत्र के रचयिता सर्ववर्मन जो थे उसकी राजसभा में निवास करते थे। अब बात करते हैं गौतमीपुत्र शातकर्णी के विषय में, जिसका कालक्रम 106 ईस्वी से 130 ईस्वी था। साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना गौतमीपुत्र शातकर्णी द्वारा हुई। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। इसकी जानकारी जो है वो गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में उसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसके अनुसार उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। इन्होंने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की और वेणकटक नगर की स्थापना भी की। साथ ही राजा राज और विंध्य नरेश की भी उपाधि धारण की। इसने बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक ग्राम दान किए। साथ ही कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए। इसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। नासिक के जोगल थम्बी नामक स्थान से चांदी के 8000 सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें एक तरफ नहपान व दूसरी तरफ गौतमीपुत्र शातकर्णी का नाम है। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। कहते हैं वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के विषय में, जिनका कालक्रम 30 से 154 ईस्वी रहा है। यह शातकर्णी का पुत्र था, जो गौतमीपुत्र शातकर्णी के बाद शासक बना। आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात उसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। पुलुमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान या पैठान बनाई। पुलुमावी को दक्षिणा पथपथेश्वर भी कहा गया है और पुराणों में इसे पुलोमा भी कहा जाता है। रुद्रदामन अपने गिरनार अभिलेख में पुलुमावी को 2 बार पराजित करने का दावा करता है। इसके बाद के शासक हुए शिव श्री शातकर्णी, जिसका कालक्रम 154 से 165 ईस्वी रहा। उसके बाद शिव स्कंद शातकर्णी, जिसका कालक्रम 165 से 174 ईस्वी रहा। इसके बाद प्रमुख शासक यज्ञ श्री शातकर्णी हुआ, जिसका कालक्रम 174 ईस्वी से 203 ईस्वी तक रहा। यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। उसने शकों के विजय क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। यह व्यापार व जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से मिले हैं। इसके पश्चात सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह हुआ। केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। सातवाहन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में सामंतिक लक्षण का सर्वप्रथम आभास जो है वो सातवाहन काल में ही मिलता है। इस काल में सामंतों की 3 श्रेणियां थी: राजा, महाभोज और सेनापति।
जिले को आहार कहा जाता था, जिसका अधिकारी जो अमात्य या महामात्य होता था। ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक गौलमिक कहलाता था, जो एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। यह सातवाहनकालीन आर्थिक व्यवस्था के विषय में। इस काल में कृषि की उन्नति के साथ ही व्यापार वाणिज्य की भी प्रगति हुई। राजा कृषकों की उपज का छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था। आंतरिक व बाह्य व्यापार प्रचलित था। बाह्य व्यापार जो था वो श्रीलंका, जावा और सुमात्रा के साथ होता था। व्यापार में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें कारशापण कहते थे। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम सीसे की मुद्रा चलाई। सोने की मुद्रा को स्वर्ण जो 35 कारशापण यानी चांदी के सिक्कों के बराबर होती थी। अब बात करते हैं सातवाहनों के सामाजिक संगठन के विषय में। सातवाहन जो थे वो दक्कन के कबीलाई थे, जो ब्राह्मण बना दिए गए थे। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने चतुर्वर्णीय व्यवस्था को फिर से स्थापित किया व वर्ण संकर अर्थात वर्णों व जातियों के सम्मिश्रण को रोका। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाएं शिक्षित थी, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, संपत्ति में महिलाएं भागीदार होती थी। यद्यपि सातवाहन राजाओं के नाम मात्र प्रधान थे, किंतु राजकुल जो था वो पितृतंत्रात्मक ही था, अर्थात राज सिंहासन पर पुत्र ही बैठता था। राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को और पुरुष जो थे वो वैदिक धर्म को प्रश्रय देते थे। अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा जो है वो सातवाहन काल में ही आरंभ हुई। बात करते हैं सातवाहन कालीन कला व भाषा के विषय में। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी। कार्लिका चैत्य और अमरावती स्तूप कला का विकास जो था वो सातवाहन काल की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला में शामिल है। बात करते हैं सातवाहनों की धार्मिक व्यवस्था के विषय में। सातवाहन शासकों ने सभी नागरिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुशीलन किया। हाल की गाथा सप्तशती के प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई है तथा इंद्र, कृष्ण, पशुपति एवं गौरी की पूजा का भी इसमें उल्लेख मिलता है। गौतमीपुत्र शातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। बात करते हैं चेदी वंश या महामेघवाहन वंश के विषय में। इस वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इस अभिलेख से पता चलता है कि इस वंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। वह जैन धर्म का अनुयायी था। वह जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुआ, जिससे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का शासक महापद्मनंद कलिंग से ले गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्य को उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख है। खारवेल ने अनेक गुहा विहार बनवाए। उदयगिरी में 19 और खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण जो है वो इसी काल में हुआ था। महाविजय प्रासाद किसी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया भव्य भवन था, जिसका निर्माण भी इसी काल में हुआ था। दोस्तों, ये तो थी मौर्योत्तर काल के प्रमुख देशी शासकों के विषय में जानकारी। अब हम अगली वीडियो में विदेशी शासकों यानी इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण वंश के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही मौर्योत्तर काल की प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था के विषय में भी जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाएं। धन्यवाद।